जिंदगी एक गीत है, इसे गुनगुनाएं। जिंदगी एक चुनौती है, इसे पूरा करे। जिंदगी एक सपना है, इसे साकार करे। जिंदगी एक प्रेम है, इसका आनंद ले। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, अगर बात करें ज़िंदगी की तो कहते हैं ज़िंदगी वह जगह है, वह रंग है जहाँ हर किसी को मुस्कुराने की कई वजह दी गई है। क्योंकि जीवन में कभी भी अच्छे कार्य के लिए और खुश होने के लिए कभी देर नहीं होती है। इसलिए हमें बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी मलाल के ज़िंदगी के हर पल को बेहद ही खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिशु यानी कि बच्चे। और जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि प्रत्येक बच्चे में 3 ऐसी खूबियाँ होती हैं जिसे सीखने की अभिलाषा हर किसी को होनी चाहिए। पहला, बिना किसी कारण के खुश रहना, हमेशा व्यस्त रहना और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बड़ी शिद्दत से कार्य करना। इसलिए अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखें। आइए एक ऐसे अच्छे विचार के साथ आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हम आपका परिचय बिहार की माटी से जन्मी एक ऐसी ही विशेष महिला से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर न सिर्फ खुद को सशक्त और सफल बनाया बल्कि कई महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष मेहमान का। आप हैं अमृता सिंह जी। आप समाज सेविका हैं, आप नव अस्तित्व फाउंडेशन के संस्थापक और साथ ही साथ आपने सैनिटरी पैड पर कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ हो सके। अमृता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद आपका। अमृता जी, सबसे पहले हमारे दर्शक चाहेंगे कि हमारे बीच मौजूद सशक्त समाज सेविका के सशक्त बनने के दौर के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमृता सिंह है, जैसा कि आपने अभी परिचय में बताया, और मैं बिहार में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और मैं खुद भी डॉक्टर बनना चाहती थी, बट किसी वजह से मैं बन नहीं पाई। तो मुझे लगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे लिए शायद मेरे स्वभाव के हिसाब से काफ़ी कुछ करने को है, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। और मुझे लगा कि समाज के भले के लिए अगर कुछ मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जा सके तो मैं ज़रूर करूँगी। और मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने मास्टर्स किया है एनवायरमेंटल साइंस में, तो पर्यावरण से भी मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। और इसके साथ साथ मैं सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करती रही हूँ। 2012 से मेरी इस सफ़र की शुरुआत हुई जो निरंतर जारी है। अगर बात करें वर्तमान समय की अमृता जी, तो कहते हैं कि आज नारी सशक्तिकरण का बिगुल हर देश में बजा रही हैं और इस पे लोग भी पूरा सहयोग दे रहे हैं कि अधिक से अधिक महिला सशक्त और शिक्षित बने। लेकिन कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सहयोग होता है वो महिला का खुद का है। इस पर आपकी क्या कुछ विचारधारा है? देखिए, मेरा पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं पहले ही से बहुत सशक्त हैं। आप अगर सदियों पुरानी भी परंपरा को देखें तो आप देखेंगे कि महिलाएं ऑलरेडी पहले से सशक्त थीं। ज़रूरत थी कि समाज के बदलते दौर में महिलाओं को शिक्षित करने की, उनको ऐसी चीज़ों के प्रति जागरूक करने की जिनमें कहीं न कहीं वो पीछे छूट गई। चूँकि पुरुष प्रधान समाज रहा तो महिलाओं की शिक्षा छूट गई, महिलाओं का स्वास्थ्य छूट गया, महिलाओं की और भी दूसरी चीज़ें जो हैं वो छूटती चली गई। तो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण की ज़रूरत तब पड़ती है जब शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पर काम करने की ज़रूरत थी और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, हम लोग भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है एक महिला के जीवन में, एक समाज के निर्माण में। तो मुझे ऐसा लगता है। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मूल्य कारण है, जैसे कि महिलाओं के लिए हर तरह की सुविधा दी जा रही है, लोग भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी थोड़ा बहुत पीछे हैं। इसके क्या कारण है, इसके क्या मुख्य कारण हैं? देखिए, जो अगर आप शिक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारी महिलाएं शिक्षा में पिछड़ जाती हैं।
उनको बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं वो एक बेटा बेटी का फ़र्क भी हमारे समाज में है, जिसकी वजह से हम बच्चियों को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। और शिक्षा के क्षेत्र में जब तक हम बच्चियों को उस लेवल की शिक्षा नहीं देंगे तब तक वो पिछड़ती रहेंगी, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, उनको इंडिपेंडेंसी नहीं है, उनको अपने करियर चुनने की आज़ादी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो कुछ वो करना चाहती हैं उसके लिए उनको समाज की तरफ से एक जो बिना कहे वाली रोक है, एक दीवार है, वो कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे समाज की महिलाएं शिक्षित होती या इसका परसेंटेज बढ़ा होता तो आज के समय में जो भी छोटी मोटी कमी रह गई है महिलाओं के विकास में, वो बहुत अच्छा एक हो सकता था, जो अभी तक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। कहते हैं शिक्षा एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम हर तरीके के अपने कार्य को कर सकते हैं, अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। आपने भी अभी जिक्र किया कि आप महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य कर रही हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। देखिए, जब हमने सामाजिक क्षेत्र में शुरुआत करी थी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अगर महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए। आप जब जाकर देखेंगी कि जब अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं में जाएंगी तो वो शिक्षा के अभाव में बहुत कुछ खो देती हैं। जैसे शिक्षा नहीं है तो उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है। इसके अलावा उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। मैं तो ऐसी महिलाओं से मिलती थी जिनको कि पैसे गिनने भी नहीं आते थे, वो काम करती थी और उन्हें पैसे भी सही से नहीं मिल पाते। तो हमने शुरुआत ही करी थी शिक्षा से। हमने महिलाओं को एक बेसिक एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करके उनको पहले शिक्षित करना शुरू किया। और इस शिक्षित करने के दौरान, उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति इससे भी भयावह है। जितनी अशिक्षित हैं उससे ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत नकारात्मक उनकी सोच थी। वो उनका ये भी मानना था कि हमारा तो जीवन है, जब तक है तब तक है, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति क्यों जागरूक। तब हमने थोड़ा सा अपने इसमें चेंज किया कि शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में भी उनको जागरूक करना ज़रूरी है। और तभी से ये सफ़र चल रहा है। हमने शिक्षित भी किया है महिलाओं को, लगातार कर रहे हैं, और साथ साथ उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक महिला पूरे परिवार का निर्माण करती है, अगर आप देखेंगे तो पूरे पुरुष के पीछे एक महिला ऐसी चीज़ होती है जो दीवार की तरह खड़ी होती है और पूरे परिवार को बढ़ाती है। तो महिला शिक्षित है, महिला स्वस्थ है, तो पूरे परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो अच्छे से चलता है, और तभी आर्थिक विकास भी हो सकता है। क्योंकि अगर पूरा का पूरा खर्चा अगर हम स्वास्थ्य पे ही कर दें तो वो घर सही से नहीं चल सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चुना है और हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए खासकर। जैसे कि आपने बताया कि बतौर महिला आपने जिक्र किया कि महिलाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो खुद को शिक्षित करे और खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान दे। आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कौन कौन से तरीके से महिलाओं को इन चीज़ों के लिए जागरूक किया है। देखिए, सबसे पहले तो हमने महिलाओं को शिक्षित करने के बाद उनके स्वास्थ्य पर जब हमने काम करना शुरू किया तो एक बात सामने आई कि महिलाओं की जो 99% जो परेशानियां हैं वो उनकी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब उनकी, अगर आप उनके माहवारी से जुड़ी हुई समस्याएं उनको बहुत ज़्यादा थी। तो हमने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि हर महिला कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित हो रही थी जिसके बारे में वो बात ही नहीं करती थी। 2012 में तो ये स्थिति थी कि जैसे ही हम महिलाओं को उनकी माहवारी के बारे में बात करना शुरू करते थे, एक रेजिस्टिविटी आती थी, एक नकारात्मक, ये कि नहीं इस बारे में बात नहीं कर सकते। उनकी जो घर की बुजुर्ग महिलाएं थी वो भी हमें रोकती थी कि आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। नतीजा ये था कि वो अंट शंट जो भी चीज़ें अपनाती थीं, जो भी तरीके अपनाती थीं, अब देखिए कि वो गर्भ धारण कर लेती थीं, अनवांटेड गर्भ धारण करके, और जैसी तैसी दवाइयाँ खाकर वो बच्चा गिरा लेती थीं। तो हमें धीरे धीरे समझ आया कि किसी को ल्यूकोरिया है, किसी को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। तो हमने उनको बताया कि आपकी जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो उनको धीरे धीरे समझाते समझाते तब हमें लगा कि अगर हम इस विषय में उनको जागरूक कर दें
तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ऐसा हुआ। उस वक्त तो ये स्थिति थी कि गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती थी 2012 में, और वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उनके अंदर उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से इतनी बीमारियां हैं। तब हमने इस चीज़ को शुरू किया। 2012 में हमने स्वच्छ बेटियां स्वच्छ समाज कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हम उनको माहवारी के प्रति जागरूक कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि क्या क्या आपके लिए सही है, क्या क्या आपके लिए गलत है। इसी दौरान हमें लगा कि उनको उपलब्धता भी नहीं है, बहुत महंगी चीज़ें थी। उस वक्त सैनिटरी पैड की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, वो अपर क्लास की लग्जरी थी, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो गंदे कपड़े इस्तेमाल करता था। तो हमने बिहार में पहला एक सैनिटरी पैड बैंक खोला, जिसमें हमने अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं को ये ऑप्शन दिया कि आपके हिसाब से, आपके पैसे, आपकी इनकम के हिसाब से आपको उसी रेट पे, कम रेट पे आपको ये पैड उपलब्ध कराए जाएंगे, और उससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अमृता जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, अगर या बात करें, आम तौर पर मासिक धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा या जिक्र महिलाएं खुद करने में संकोच करती हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँ कि आपने इसी विषय का चयन क्यों किया समाज हित कल्याण के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चूँकि मेरे फादर डॉक्टर थे, तो मैंने शुरू से महिलाओं को उनके पास आते देखा, अपनी बीमारियों का इलाज कराते देखा। तो अक्सर मैं उनके चैम्बर से आवाज़ सुनती थी। मेरे फादर, चूँकि डॉक्टर का पहला जो सवाल होता है जब वो महिला कोई जाती है कि आपका पीरियड्स कैसा चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अधिकतर चीज़ें हमारे पीरियड से जुड़ी होती हैं। तो मैं देखती थी कि अक्सर महिलाओं के गोल मोल जवाब, सही से इन्फॉर्मेशन नहीं देना। तो मेरे फादर थोड़ा अग्रेशन में आते थे और कहते थे कि जो आपसे सबका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बारे में आप बताती नहीं हैं। कई महिलाएं ऐसी आती थी कि 5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। तो उन सब चीज़ों में मैंने अपने फादर को देखा। तो जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो मैं उनसे पूछती थी कि आखिर क्यों महिलाएं बात नहीं करती। तो वो कहते थे कि परवरिश ऐसी, हमारे सामाजिक संरचना ऐसी है कि इस विषय को छुपाते हैं। तो मैंने तभी थोड़ा बहुत डिसाइड कर लिया था कि या तो मैं डॉक्टर बनूंगी तो इस विषय पे बहुत ज़्यादा काम करूंगी, और अगर मैं नहीं बन पाई तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे मोटिवेट कर रही थी, और मुझे उस चीज़, मेरे दिमाग से वो निकली नहीं। और जब मुझे मौका मिला कि मैं शायद अपना करियर इस फील्ड में बनाऊंगी, सोशल फील्ड में बनाऊंगी, तो मैंने उस विषय को चुना कि माहवारी के बारे में अगर हम सही से महिलाओं को जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि वो बहुत ऐसी चीज़ों से बच पाएंगी जो पहले वो नहीं कर पाती थीं। क्योंकि हमारे घर की जो बुज़ुर्ग महिलाएं थीं वो भी इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं थीं। पुरुष को तो पहले ही से समाज ने इस विषय से इतना दूर रखा था कि वो बेचारा तो समझ ही नहीं पाता था कि उसकी महिला के साथ हो क्या रहा है। हालांकि बाद में मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम पुरुषों को पहले जानकारी दे देते, या पुरुष पहले से जानकारी प्राप्त कर चुके होते इस विषय में, तो शायद महिलाओं की स्थिति ये नहीं होती जो अभी रही कुछ सालों में। क्योंकि पुरुष समझते हैं, वो संवेदनशील हैं, वो महिलाओं के उस विषय के बारे में जानते ही नहीं थे। तो इस वजह से महिलाओं को बहुत सफ़र करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि माहवारी को अपना मुख्य विषय बनाने के पीछे, या पीरियड्स के बारे में बात करना, कहीं ना कहीं वही एक घटना थी जो मेरे फादर के द्वारा मुझे दिखाई गई, उसने मुझे मोटिवेट किया, और मैंने इसीलिए इस विषय को चुना भी। और काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है मैंने इस विषय पर काम करते हुए। तो मुझे काफ़ी अनुभव भी रहे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, मीठे कड़वे, बहुत सारे अनुभव रहे इस विषय पे काम करते। जैसा कि अभी आपने बताया कि इस विषय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आपने सोचा कि सबसे पहले पुरुष को जागरूक करना चाहिए, और वाकई में ये बहुत अच्छी पहल भी है, बहुत सही सोच भी है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि ये विषय है जहाँ महिलाएं इसके बारे में बात नहीं करती, ऐसे में आपने पुरुषों को इसके प्रति जागरूक किया, क्या कुछ चुनौतियाँ आईं इस रास्ते में? देखिए, पहले तो चुनौतियां महिलाओं की तरफ से आनी शुरू होगी। उन्होंने हमें रेजिस्ट करना शुरू किया कि नहीं, हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। वो बताने ही नहीं चाहती थी। हम उनसे बार बार पूछते, उनको कुरेदते। और ऐसा नहीं है कि जब हम ये बात कहते हैं कि ग्रामीण महिलाएं, तो कहीं ना कहीं हम वो गलत बात करते हैं। मैंने देखा है कि शहर की महिलाएं
ज़्यादा संकोची हैं ग्रामीण महिलाओं के। चूँकि मैं गाँव में काम करती हूँ और बिहार के 38 जिला में जाकर काम करती हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर ग्रामीण महिलाओं को किसी विषय पर एक बार जानकारी दे दीजिए तो वो उस विषय पर खुल जाती हैं। लेकिन शहरों की स्थिति आज भी वही है, उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानती हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि 90% महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि एक स्त्री को पीरियड्स आता क्यों है। तो वो मुझे ज़्यादा ये लगता था, और मैंने पुरुषों से जब बात करनी शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि पुरुष ज़्यादा आसानी से समझ रहे थे चीज़ों को। तो चैलेंजेस तो पहले महिलाओं ने शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उनको जब बदलने लगे और उनके पुरुष से बात होने लगी तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्मूथ होने लगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज ये आ रहा था, चुनौतियाँ ये भी थी कि महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, उनके पास स्वास्थ्य की जानकारी भी नहीं है कि कैसे होना है, और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो उपलब्धता थी कि अगर हम उन्हें कितना भी भाषण दे दें कि तुम ये करो ये करो ये करो, मगर अगर वो चीज़ ही उपलब्ध नहीं है जिसके इस्तेमाल से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो यही एक कारण रहा कि हमने अपने पूरे कार्यक्रम को एक सिस्टम में बांटा, जिसको मैं कहती हूँ कि हमने 4A अप्रोच लिया, और उस 4A अप्रोच का जो 4A था वो था कि A से अवेयरनेस करेंगे, उनको जानकारी पहुँचा देंगे। दूसरा था कि उनको अवेलेबिलिटी कराएंगे उन सामग्रियों की जिनकी उनको ज़रूरत थी। तीसरा, हम उनको ये चाहते थे कि जो चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाएं वो अफोर्डेबल हो, मतलब वो उसको अपने बजट से अफोर्ड कर सकें। और चौथा ये था कि उनको आयुष के माध्यम से उनको हेल्थ की जो भी फैसिलिटी हम सपोर्ट सिस्टम दे सकते थे वो हमने देना शुरू किया। उसमें हमने मेडिकल कंसल्टेंसी दी, उसमें हमने उनके चेकअप्स करवाने का एक सिस्टम शुरू किया जिसको हम लोग श्री केयर हेल्थ कार्ड के नाम से हमने लॉन्च किया था। उसमें हम बेसिक उनको इन्फॉर्मेशन देते थे ताकि उनको ये पता चल सके कि उनको बीमारियां क्या हैं। तो यही अप्रोच लेकर जब हमने काम करना शुरू किया तो चुनौतियां आईं, क्योंकि उस वक्त जब 2012 की बात करें तो सैनिटरी पैड इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था, उस पर बहुत बड़ा टैक्स लगता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब हमने उनको बताना शुरू किया तो उन्होंने उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया। हमने उनको जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी उसके लिए वो तरह तरह की बाज़ार से केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ ख़रीद के खाती थीं, उन्हें हमने रोका कि ये सही तरीका नहीं है। कुछ महिलाएं पीरियड्स को रोकने के लिए दवाई खा लेती थीं अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उस पर रोक लगाई। तो इस तरीके से आप कह सकती हैं कि चुनौतियाँ थीं, लेकिन धीरे धीरे हमने समाधान भी किया। महिलाओं को जब चेकअप्स हुए तो अधिकतर महिलाएं एनीमिक निकलती थीं जिससे उनका पीरियड सही नहीं होता था। तो फिर धीरे धीरे और जब पुरुष की भागीदारी बढ़ी, परिवार में जानकारी बढ़ी, तो वही पुरुष जो हैं वो अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्ची, अपनी पत्नी के लिए, इवन अपनी माँ के लिए वो आगे आए, और उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और मुझे लगता है कि अगर हमने 10 लाख महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है तो मुझे लगता है कि 50% उसमें पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो आपका 4A का कॉन्सेप्ट रहा वो काफ़ी बढ़िया रहा, क्योंकि इस ज़रिए आपने लोगों को जागरूक भी किया, वो सुविधा उपलब्ध भी करवाई और उस हद तक दिया कि वो उसे ईजिली अफोर्ड कर सके। Exactly. तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है आपकी। आप जैसा कि आप नव अस्तित्व फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं, इसके ज़रिए आप कैसे लोगों का कल्याण का कार्य कर रही हैं? देखिए, नव अस्तित्व फाउंडेशन एक्चुअली में एक संस्था है जिसको मैंने ही शुरू किया था। जब मुझे लगा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना है तो हमने एक संस्था फॉर्मेशन किया जिसमें कुछ लोगों की ज़रूरत थी, बिकॉज़ अकेले तो आप कर नहीं सकते थे। तो कुछ लोगों का एसोसिएशन करके हमने शुरू किया, और ये संस्था, चूँकि मैं फाउंडर हूँ इस संस्था की, तो मेरे दिल से जुड़ी है। तो जो भी कार्य हम लोग करते हैं सामाजिक क्षेत्रों में वो इसी संस्था के तहत करते हैं, और इसको हमने 2012 में शुरू किया था। और आज मैं और मेरी फ्रेंड जो दोनों इसके फाउंडर हैं, उनका नाम पल्लवी सिन्हा है और मैं अमृता सिंह, तो हम दोनों ने मिलकर शुरू किया और ये निरंतर जारी है। और
शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण आप कह सकती हैं, एम्पावरमेंट। इसके अलावा और हम लोग एक हंगर प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं। तो वो सारे कार्य जो मेरी संस्था करती है वो नव अस्तित्व फाउंडेशन के तहत ही। क्या है ये हंगर प्रोजेक्ट, जैसा कि आपने बताया अभी? जी, जैसा मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि हमने कुछ खास विषयों को चुना, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में अगर आपके पास शिक्षा है, आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आपका पेट भरा हुआ है और साथ में आपके पास पैसा है, तो कम से कम एक महिला अपने पूरे परिवार को सही तरीके से चला सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए हमने जब शिक्षा पे काम शुरू किया या स्वास्थ्य के ऊपर काम शुरू किया, तो साथ साथ हमने 2018 में मैं ऐसे ही एक पेपर पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि भारत में आज भी 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं कुछ नीडीज़ को हम लोग फीड कराएं, खाना खिलाएं, क्योंकि हम सक्षम हैं। अगर आप हमारी शादियों में जाकर देखें तो जितना खाना लोग भूखे सोते हैं उससे ज़्यादा खाना हम फेंक देते हैं, बर्बाद करते हैं। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने साईं की रसोई के नाम से एक हंगर प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि माल न्यूट्रिशन भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कुपोषण बड़ी समस्या है, तो न्यूट्रिशियस फूड की एक शुरुआत थी कि नीडीज़ को खिलाएंगे। तो नीडीज़ कौन है, ये भी चयन करना बड़ा मुश्किल था कि नीडीज़ कौन है। तो अगर सड़क पर चलता हर आदमी नीडी नहीं हो सकता है। मैंने देखा है सामाजिक क्षेत्र में लोग सड़क पर खाना बांटते हैं, मुझे वो समझ नहीं आता है। तो मैंने चुना कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इलाज कराने आते थे, तो हम जब हॉस्पिटल गए हमने देखा कि वहाँ खाने के लिए बहुत परेशान होते थे, ख़ास करके पेशेंट के अटेंडेंट्स, क्योंकि हॉस्पिटल पेशेंट को तो खाना सप्लाई करता है बट उनके अटेंडेंट्स बहुत परेशान, और एक एक फैमिली में 4-4, 5-5 लोग आ जाते थे। तो हमने एक शुरुआत करी, आप कह सकते हैं पटना के सबसे बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ, यहाँ कुछ कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हम उनको वहाँ पेशेंट के अटेंडेंट्स के लिए एक न्यूट्रिशियस फूड का हमने कॉन्सेप्ट किया, एक पूरी थाली जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी हम उनको सर्व करते हैं। और वो समझ लीजिए कि 4 सालों से चल रहा है। और इस शुरुआत से सबसे अच्छा ये हुआ कि हम उन लोगों तक पहुँचे जिनको उसकी ज़रूरत थी। तो ये एक पेट भरने का कार्य चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, और लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरा समाज खड़ा होता है इस कार्य के लिए। तो एक अच्छी सी शुरुआत है जिसमें हम लोग आपने कई ऐसे बड़े बड़े कार्य किए। आपसे जानना चाहूँगी कि इन कार्यों के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सही बात है, एक महिला जब काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो कई चुनौतियां होती हैं उसके जीवन में। उसका मतलब एक तरह से वो कई हिस्सों में बँट जाती है। एक वैसे तो पहले वो एक बेटी होती है, फिर वो एक पत्नी बनती है, फिर वो एक माँ बनती है और बहन बनती है, लेकिन जब काम करने निकलती है तो एक और साथ में जिम्मेदारी होती है। तो परिवार का सपोर्ट अगर नहीं मिल पाता है तो महिला काम तो करती है लेकिन वो मेंटल पीस में नहीं रहती है। तो मेरा मानना है, मैंने सबसे पहले अपने परिवार से बात करी कि मैं ये करना चाहती हूँ, अगर आप सब कंफर्टेबल हैं तो मैं करूँगी। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे। वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि बेटियों को कभी भी अपनी इंडिपेंडेंसी नहीं खोनी चाहिए, उनको अपना वजूद नहीं खोना चाहिए। आपकी शादी मिलियनर से भी हो जाए तो भी आपका वजूद ज़िंदा रहना चाहिए आप किसी भी कोई भी काम करिए बट करिए ज़रूर। तो मैंने उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हालांकि मेरी लव मैरिज हुई थी और पहले से समाज में एक भ्रांति है कि लव मैरिज अच्छा नहीं होता है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और मेरी बेटी भी बहुत समझदार है, एक बेटी है मेरी, तो उसने भी बहुत सपोर्ट किया। शायद परिवार का सपोर्ट मुझे इसलिए मोटिवेट करता रहा और मैं कर रही हूँ। मुझे चुनौतियाँ कई तरह की आईं लेकिन परिवार ने बहुत हौसला दिया। समाज ने तोड़ा कई बार मैं पीछे भी हटी, लेकिन फिर कुछ लोग, वो होता है, मैं अकेला ही सफ़र में चला था और फिर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो बस चल रहा है ऐसे।
अगर अच्छे कार्य के लिए अच्छी चीज़ की अगर शुरुआत की जाए तो खुद ब खुद लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल। आपने महिलाओं को शिक्षित किया, आपने महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, आपने कई महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया है। इससे जुड़ी कुछ बातें जानना चाहूँगी। जब हमने शिक्षा पर काम किया और स्वास्थ्य पर भी काम कर लिया, हमने कुछ हंगर प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया, हमने भोजन पर भी काम किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक महिला की जो रियल ज़िंदगी होती है ना, वो आर्थिक आज़ादी से होती है। क्योंकि अगर कोई महिला अपनी तरफ से 100 रुपये खर्च करना चाहे और वो सिर्फ अपने हस्बैंड के पैसे पर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं संकोच करती है। अगर उसके बच्चे ने उससे कह दिया कि आज मुझे ये चाहिए और उसके पिता की इनकम में उसका बजट पूरा सेट है, तो कहीं ना कहीं वो महिला बहुत रिग्रेट करती है कि अगर आज मेरे पास कुछ ये पैसा होता तो मैं अपने बच्चे को दे पाती। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत करीब से जाकर देखा, महिलाओं की बातें सुनी, तो मुझे लगा कि अब उनके आर्थिक सशक्तिकरण पे काम करना चाहिए। और हमने 2020 में, आप कह सकती हैं 20 में हमने शुरू किया, जब कोविड टाइम चल रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने बताया कि बिहार का पहला सैनिटरी पैड बैंक हमने खोला था। तो वो पैड बैंक सिर्फ उपलब्धता के लिए नहीं था, वो रोजगार के लिए था। वो हमने महिलाओं को नौकरियां दी, महिलाएं उस पैड बैंक का संचालन करती हैं और उससे उनको मंथली इनकम जनरेट होती है। तो वहीं से हमने शुरुआत करी। फिर कोविड के दौरान हमने देखा कि कई महिलाएं बेरोजगार हो गईं, उनके पास कोई काम नहीं था। तो हमने मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक स्टार्ट करा। उसमें हमने ई रिक्शा हायर किए और महिलाओं को ही, जो महिलाएं जानती थी गाड़ी चलाना, उनको हमने दूर दराज के गाँव में भेजना शुरू किया और 10 से 12 हज़ार रुपये वो कमा लेती थी। और बहुत बढ़िया उनका एक था कि लोगों की उपलब्धता भी हो रही थी, उनका रोजगार भी हो रहा था। जैसा कि अमिता जी अभी भी हमने जिक्र किया कि महिलाओं को कैसे शिक्षित करना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए, आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक लंबे अरसे से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपने कई अनूठे प्रयास भी किए हैं जिसके ज़रिए आपने लोगों को का भला भी किया है और उनके हित के बारे में कार्य भी किया है। वर्तमान समय में किन किन विषयों पर आप कार्य कर रही हैं? हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक सशक्तिकरण की। तो हमने महसूस किया कि अगर हम महिलाओं को आर्थिक आज़ादी की तरफ मोटिवेट कर दें, और आर्थिक आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम उन्हें जाकर फ्री में कुछ दे दें, हम उन्हें जाकर कुछ पैसे दे दें, इससे उनका कभी भी विकास नहीं हो सकता है। तो हमने उनके लिए कुछ काम करना शुरू करवाया कि उनको अगर हम स्किल ट्रेनिंग दे दें, उनको हुनरमंद बना दिया जाए और उनको तब उस हिसाब से सामान दिया जाए कि वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें, तब जाकर जो है उनका रियल में आर्थिक आज़ादी की तरफ वो मूव करेंगी। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले 3 सालों में मैंने बताया कि हमने पैड बैंक संचालिका बनाया उनको, ताकि वो मार्केट में पैड बेचती हैं तो उनको एक सैलरी हम पे करते हैं। इसके अलावा मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक हमने उनको शुरू करवाया, जिसमें वो ई रिक्शा चलाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सशक्त कदम है कि महिलाएं ई रिक्शा चला रही हूँ, ऑटो चला रही हूँ और साथ में पैसा भी जनरेट कर रही हूँ, तो वो हमने किया। साथ साथ हम लोगों ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में काम करने का बहुत जज्बा है, वो बहुत मेहनती हैं। तो हमने धीरे धीरे गाँव में जाकर उनके लिए सेंटर्स खोले और न सिर्फ उनको प्रशिक्षण दिया है, बल्कि उनके रोजगार के लिए हमने उनको कुछ कैपिटल भी उपलब्ध कराए हैं ताकि वो उससे अपना कमाई कर सके। तो कई महिलाएं ग्रुप बना कर और काम कर रही हैं और इस तरीके से उनके अंदर एक आत्मविश्वास जग रहा है, क्योंकि अब उनके पास 2 पैसे आते हैं तो वो अपना इलाज भी करती हैं, अपना खर्च भी करती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहूँ कि जब हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे गाँव में, तो हमने देखा कि वो कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे हम पैड खरीद सकें। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव चलाया था, माहवारी वाली गुल्लक। तो हमने उनके लिए एक गुल्लक बनवाया उनसे और उसके ऊपर लिखा माहवारी वाली गुल्लक। घर में 4 मेंबर्स थे तो 4 गुल्लक हमने उन्हें दिया। हमने कहा कि आप बस जब सब्ज़ी खरीदने जाओ 1 रुपये उसमें डालो
और 30 दिन के 30 रुपए होते हैं और 30 रुपए में आराम से आपके मंथ का पैड आ जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम गांव में जाते हैं और वो अपना गुल्लक दिखाती हैं कि देखिए हम इससे पैसा निकालते हैं और अपना पैड खरीदते हैं। तो उस तरह की छोटी छोटी सेविंग्स करना सिखाया उनको, और तब जाकर अब लगता है कि हम उन्हें थोड़ा आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बना पा रहे हैं। तो इस तरह की कई शुरुआत हमने करी है और आगे भी करते रहेंगे बहुत सारे कार्य। जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक तो मासिक धर्म ऐसा विषय रहा, ऊपर से आपने महिलाओं को ई रिक्शा चलाने के लिए भी मतलब प्रोत्साहित किया। इस समय मतलब इस दौर में क्या कुछ मतलब परेशानी आई, क्योंकि ये वाकई में अगर महिलाएं ई रिक्शा चला रही तो ये आज के ज़माने में थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। हाँ बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत थे एक्चुअली। जब आप कोई बोल्ड कदम उठाते हैं तो सबसे पहली उंगली आप पर उठती है। तो मेरी लाइफ में कई बार मुझे लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया। इवन मुझे तो ये तक कह देते थे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड हैं, आप जैसे विषय पर बात करती हैं या आप जैसे कार्य करती हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी मुझे रोकते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब महिलाएं लीक से हटकर कोई काम करती हैं तो उनको चुनौतियां ज़रूर उनके सामने आती हैं, लेकिन वो बहुत सशक्त बनती हैं उससे। इसलिए मैंने ई रिक्शा वाला काम शुरू करवाया कि इससे बोल्डनेस आएगी। हमने उनको जानबूझकर सैनिटरी पैड बेचने का काम दिया ताकि उससे उनको बोल्डनेस आती है। तो ऐसे कार्य में चुनौतियां ज़रूर हैं, लोग आपको बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन आपका जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं समाज को सशक्त करने की तरफ है, तो फिर वो सब मैनेज हो जाता है और फिर समाज भी सपोर्ट करने लगता है। और समाज तब तक विरोध करता है जब तक उसको आपकी सफलता नहीं दिखती है। जब मेरी जैसी महिला बाहर निकल कर काम करती है तो शुरू में समाज उसको बहुत बुरा बुरा बोलता है, फिर जब वो महिला कुछ बदल देती है तो लोग कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा कर रही हैं, फिर वो उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको डिगना नहीं है अपने एम से, अपने लक्ष्य से, तो फिर आप कर ही लेते हैं सब कुछ। इन सब चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि हमारी सोच को बदलना है। अगर आप कोई कार्य करें, अगर आपको उसमें सफलता मिलती है तो खुद ब खुद लोग आपकी मदद करने लगते हैं। बिल्कुल। जैसे आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ऐसे बहुत सारे कार्य किए और आपको सफलता भी मिली होगी, ऐसे में आपसे जानना ऐसा कोई कार्य मतलब ऐसे कोई छोटी सी बात जिसके ज़रिए आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ चलते चलते 2 शब्दों में। देखिए संदेश, मैं सिर्फ इतना संदेश देती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ तो 2 बातें मैं ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप समाज को बदलने के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं या सामाजिक क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गोल बनाने की जगह अगर हम छोटे गोल्स बनाते हैं और अपने हिस्से का, जितना आपके हिस्से में है, जितना आपकी कैपेसिटी में है, उतना बदलाव लाने का प्रयास अगर आप करते हैं तो फिर वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है और समाज एक दिन बदल जाता है। और दूसरी जो बातें मैं कहूँगी कि समाज में कोई भी चीज़ जब आप करने निकलें तो आप उसका लंबे अंतराल के लिए जब आप बदलाव की बात सोचें तो काम करें। ये जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं ना, जो शॉर्टकट रास्ता अपनाकर हम समाज सेवा करते हैं, ये सही नहीं है। तो मेरा यही संदेश है। अमृता जी, आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की अति विशेष मेहमान समाज सेविका अमृता सिंह जी, जिससे हमने बहुत सारी बातें जानी और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त भी की। तो जैसे कि दर्शकों, हर रोज़ आपको इंतज़ार रहता है बिहार बिहान का, वैसे ही हमें भी इंतज़ार रहता है आपके प्यारे प्यारे खतों का। तो तो ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।